जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहां पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब में मरते मरते शार्प दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शार्पित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहां पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब जो जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी की के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब समीर को पता चल गया कि यहां पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहां से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गई। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर लीं और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहां से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहां आए गया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बात दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहां राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहां पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मार जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और
बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूर के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी की भी तरह उस त्रिशूर के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूर से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। घर में गूंजती हुई वो आवाज। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूंगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहां पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वही आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, छन छन छन। ये आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकालकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आज 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी। एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वह आवाज मुझे बहुत ही डर जाता था, लेकिन हमारी कमी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होना था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहां पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया।
मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। पंडित जी, हमने सुना है कि यहां आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहां से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। ये स्टोरी सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा, तो चलिए शुरुआत से सुनते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हालचाल है? घर में सब कैसे है? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूं। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, जरूर आऊंगा, और है उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहां ले आया? मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम, क्या सच में यहां पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहा हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहां से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहां उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हार्ड पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बांस आ रही थी। उतने में ही पीछे से 2 बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही हो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहां मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था।
बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडेर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो भी मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। और सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे क्या होता है ना कि हमें मोटिवेट मिलता है। और लाइक कर देना।